नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि बालक का समाजीकरण या बालक का ज्ञान सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ होता है, तो हमारे परिवार से प्रारंभ होता है, यानी हमारी फैमिली से प्रारंभ होता है। और हमारी फैमिली का क्या योगदान होता है दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए इस टॉपिक को आज बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ें, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। आप सभी को एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। आप सभी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपके हिंदी का बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस पीसीएस, उसी नेट का आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तगड़े बैच हैं। नेक्स्ट दोस्तों आइए जानते हैं कि बच्चे का समाजीकरण का पहला पार्ट कहाँ से प्रारंभ होता है या बालक कहाँ से प्राप्त करता है। यह हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि समाजीकरण का प्रथम इकाई हमने बताया था आपको दोस्तों, आप जानते होंगे कि समाजीकरण की प्रथम इकाई माना जाता है आपकी फैमिली को। किसको? आपके परिवार को। समाजीकरण की सारी प्रारंभ स्टार्ट बालक सीखना प्रारंभ करता है कहाँ से? अपने परिवार से। तो दोस्तों आखिर फैमिली होती क्या है, परिवार होता क्या है, इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं कि किसे कहते हैं फैमिली। तो फैमिली शब्द लैटिन भाषा, दोस्तों कई बार पूछा गया है कि फैमिली शब्द कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि लैटिन भाषा है दोस्तों। लैटिन भाषा है ये। कहाँ की भाषा है? लैटिन भाषा है कि फैमिलस शब्द से लिया गया। किसका? फैमिलस शब्द से मिलकर बना हुआ है। परिवार एक ऐसी संस्था है जिससे सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तथा जिनमें रक्त संबंध पाया जाता है। दोस्तों परिवार वह होता है जिसमें कि रक्त संबंध पाया जाता है, जिसके माध्यम से सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, वही क्या है? फैमिली कहलाती है दोस्तों आपके फैमिलस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों संगठन या जिसको दोस्तों नौकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौकर भी कहा जाता है, नौकर। तो दोस्तों फैमिलस शब्द का अर्थ होता है संगठन या नौकर। तो नौकर तो हम कह नहीं सकते कि नौकर कह दिया जाए, तो नौकर कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इसको दोस्तों यानी कि फैमिलस शब्द से मिलकर बना, तो नौकर तो कह नहीं सकते दोस्तों। तो मेन चीज थी दोस्तों कि फैमिलस शब्द का सर होता था दोस्तों क्या? यानी नौकर। संगठन जैसे नौकर यानी कि सेवा करना। क्या होता था? सेवा करना। कौन करना? यानी नौकर। यानी कि दोस्तों जो सेवा करने वाला हो नौकर, फैमिलस। पर फैमिली शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? नौकर तो कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों फैमिली शब्द का अर्थ हुआ कि एक साथ रहने वाले, जो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तथा जिन्हें रक्त संबंध पाया जाता है दोस्तों। यानी साथ में रहने वाले और जिनका रक्त संबंध एक साथ होता है दोस्तों। रक्त संबंध जिनमें पाया जाता है, ब्लड का रिलेशन जो होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? फैमिली कहलाती है। और हम सभी मिलकर एक साथ रहते हैं, अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं, अपने सुख दुख को बांटते हैं दोस्तों, वही क्या कहलाती है? आपकी फैमिली कहलाती है दोस्तों। आइए दोस्तों परिवार की अवधारणा दोस्तों परिवार की अवधारणा कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है। जैसे कि परिवार सामाजिक संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी और प्राथमिक सामाजिक संस्था या समूह माना जाता है। दोस्तों परिवार सबसे ज्यादा सामाजिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवार के माध्यम से ही दोस्तों हम लोग सर्वप्रथम परिवार के माध्यम से हमें गुरु की प्राप्ति होती है। यानी प्रथम गुरु माना जाता है किसे? हमारी माँ को। परिवार के माध्यम से ही हमारा दोस्तों संस्कार प्रारंभ होता है। परिवार के माध्यम से हमारी नैतिकता का प्रारंभ होता है। हमें पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है। भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई मानी जाती है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि समाज की बुनियादी इकाई या प्रथम इकाई कौन माना जाता है, तो होता है दोस्तों परिवार। परिवार में रक्त संबंध का होना आवश्यक है दोस्तों। अगर फैमिली में आपके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंतर्गत वही हो सकते हैं जिनके साथ आपका रक्त संबंध है दोस्तों। नहीं तो रक्त संबंध के अंतर्गत दोस्तों दोस्त को आप फैमिली नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दोस्त से आपका रक्त संबंध नहीं होता दोस्तों, वो आप स्वयं चयन करते हैं उसका। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लेटो ने परिवार को जीवन का प्रारंभिक पाठशाला कहा है। प्लेटो ने क्या कहा कि जो हमारे जीवन की प्रारंभिक पाठशाला होती है, जिससे कि हम सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वो क्या होती है? वो हमारी फैमिली होती है दोस्तों। और गांधी जी के अनुसार बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है, वो फिर वह
वह फिर कभी नहीं मिलती। यानी जहाँ से मिलती है प्रथम 5 वर्षों में उसको गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा मिलती है वो अपने परिवार से मिलती है, और वो शिक्षा और कहीं से प्राप्त नहीं होती दोस्तों। तो परिवार से जो गांधी जी ने बताया कि जो 5 वर्ष तक बालक शिक्षा ग्रहण करता है वो शिक्षा उसके लिए बहुत ही मूल्यवान होती है, जिसके उसको दोस्तों जो उसका स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो वो शिक्षा अगर उसकी अच्छी हो गई तो उसका दोस्तों आगे चल के उसका जो विकास होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही तीव्र गति से होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इलियट और मेरिल महोदय के अनुसार परिवार विविध कार्यों वाली संस्था है। यानी परिवार में हम विभिन्न कार्य करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने कहा कि परिवार विविध कार्यों वाली क्या है, संस्था है। आइए दोस्तों, परिवार का सामान्य अर्थ और विशेषता। परिवार एक क्या है, एक सामाजिक संस्था है। परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है, हमारे सामाजिक की प्रथम इकाई है। हमने, आप जानते हैं दोस्तों, परिवार के अंतर्गत ही हम समाज पहले सीखते हैं, परिवार से ही हम अपने संस्कार सीखते हैं, परिवार से ही हम अपनी संस्कृति सीखते हैं, परिवार से ही हम अपने कल्चर सीखते हैं, परिवार से ही हम दोस्तों किस प्रकार से हमें बड़ों का आदर करना है, किस प्रकार से बड़ों का सम्मान करना है, ये सब चीज़ें हम किससे सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं। इसमें बच्चों का जन्म, विकास, अंत होता है। बच्चों का जन्म से लेकर दोस्तों अंत तक उनका विकास चलता रहता है, किससे, अपने परिवार से। आप जानते हैं कि जो बालक का विकास होता है वो वॉर्म टू टर्म होता है, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक। उसी तरह से बालक का विकास परिवार से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत होता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ यहीं से मिलता है। जो सामाजिकरण का दोस्तों पहला पाठ है, पहला लेसन है, बालक अपने प्रथम गुरु यानी अपनी माँ से यहीं से सीखता है, यानी अपनी फैमिली से सीखता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये दोस्तों आपके स्टडी 91 पे कुछ पुस्तकें दी गई है अपनी हिंदी, पेट कॉम्बो वीडियो और आर की। आप सभी ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पारिवारिक शिक्षा की अनौपचारिक साधन होता है। जो पारिवारिक शिक्षा होती है वो दोस्तों क्या होती है, अनौपचारिक साधन होती है। अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, सर अनौपचारिक और औपचारिक साधन क्या होता है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। शिक्षा दोस्तों 2 प्रकार से प्राप्त होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक दोस्तों जैसे कि निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, विषय विशेषज्ञ के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, जैसे कि आपका विद्यालय, आपका कॉलेज, आपका विश्वविद्यालय, ये क्या होता है दोस्तों, औपचारिक शिक्षा होती है। इसमें निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है और विषय विविध के जो जानकार होते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, ये सभी दोस्तों हमें क्या करते हैं, औपचारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। पर अगर बात की जाए अनौपचारिक की दोस्तों, तो यह जन्म से मृत्यु तक की शिक्षा होती है, जो कि हम अनौपचारिक रूप से ग्रहण करते हैं, कहीं से भी ग्रहण करते हैं, समाज से ग्रहण करते हैं दोस्तों। वो क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। हम अपने परिवार से शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। जो हम अपने आस पड़ोस से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हम अपने फैमिली, अपने दोस्त से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये सब क्या होती है, ये सब अनौपचारिक शिक्षा होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो हम समाज से शिक्षा ग्रहण करते हैं वो क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। यानी परिवार शिक्षा का कैसा साधन है, अनौपचारिक साधन। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, औपचारिक मत लगा दीजिएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में औपचारिक भी होगा, अनौपचारिक भी होगा, ए और बी दोनों होगा, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा नहीं, शिक्षा क्या है, और अनौपचारिक साधन है। क्या है, अनौपचारिक साधन। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, परिवार के अन्य नामों से जाना जाता है पूर्व प्राथमिक विद्यालय। परिवार को अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता था, इसको पूर्व प्राथमिक विद्यालय भी कहा जाता था, और इसे शिक्षा का पूर्व केंद्र भी कहा जाता है। किसको, आपके परिवार को, यानी अपनी फैमिली को दोस्तों क्या कहा जाता है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और शिक्षा का पूर्व केंद्र भी कहा जाता है। यानी कि हमारा जो प्रथम विद्यालय अगर माना जाए तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारी फैमिली होती है, हमारा परिवार होता है। नेक्स्ट दोस्तों, परिवार में बच्चे की प्रथम गुरु आप जानते हैं उसकी माँ होती है। क्या होती है परिवार के प्रथम गुरु, उसकी माँ होती है दोस्तों। जैसे किसी ने पूछा मुझसे कि सर आप बताइए, कि आपने बता रहे हैं कि परिवार की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, शिक्षिका उसकी माँ होती है, तो शिक्षक कौन होता है। तो कई लोगों का आंसर आने लगा। आप ही लोग बताइए परिवार का प्रथम शिक्षक कौन होता है। मन में प्रश्न उठना चाहिए कि शिक्षिका तो माँ हो गई, पर शिक्षक कौन होता है। तो दोस्तों कई ऑप्शन तुरंत उत्तर आएगा। कुछ बच्चे बताए कि सर पिता होते हैं, कुछ बताए भाई होते हैं, कुछ बताए होते हैं। पर दोस्तों शिक्षक और गुरु दोनों यानी टीचर, एक आंसर मिलेगा क्या, टीचर।
टीचर दोस्तों, यानी कि शिक्षक। शिक्षक दोस्तों होता है उभयलिंग। शिक्षक के अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी यानी कि मेल फीमेल सब आ जाता है। शिक्षक को सुशोभित करते हैं। शिक्षक के अंतर्गत ये कहा जाता है, चाहे वो शिक्षक दोस्तों महिला हो, चाहे वो शिक्षक पुरुष हो, उसे शिक्षक से ही सुशोभित किया जाता है, टीचर से ही सुशोभित किया जाता है, और कुछ नहीं कहा जाता कि शिक्षक या शिक्षिका, उसे टीचर ही कहा जाता है दोस्तों। यानी कि वो क्या होती है, गुरु, यानी हमारी माँ ही गुरु होती है। टीचर यानी कि हमारी माँ ही होती है दोस्तों। तो टीचर ही होती है, कोई शिक्षक नहीं यानी कि पिता हो जाए वो हो जाए, नहीं, माँ ही होगी दोस्तों, ठीक है, यानी टीचर, गुरु। नेक्स्ट है परिवार में आपसी सहसंबंध होता है। परिवार में क्या होता है, आपसी संबंध होता है। जैसे कोई भी कार्य करना है दोस्तों तो आपस में राय लेके, आपस में समझौता करके, आपस में कि हाँ भाई ये सही कार्य है, इस कार्य को करना चाहिए, इस कार्य को, ये कार्य गलत है, इस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो आपस में सहसंबंध स्थापित करके, आपस में राय लेके तभी दोस्तों किसी कार्य को करना चाहिए। और परिवार में उत्तरदायित्व तो पाया जाता है। परिवार के प्रति क्या होता है, सभी का क्या होता है, एक उत्तरदायित्व होता है जो एक दूसरे को जोड़े रहता है कि हाँ यार हमें ये कार्य करना है, यार ये हमारा दायित्व है, ये हमारा दायित्व है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। परिवार में परस्पर स्नेह की भावना पाई जाती है। परिवार में क्या होता है, स्नेह, प्रेम। स्नेह यानी कि प्रेम की भावना। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है दोस्तों। यह परिवार की परिभाषा मानी जाती है। हर व्यक्ति से प्रेम करता है। फैमिली आपको मैंने बताया दोस्तों लैटिन शब्द से हुआ, और फैमलस मैंने बताया दोस्तों जिसका सेवा करना या नौकर भी अर्थ होता है। और परिवार के प्रकार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है परिवार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा, सर एकल परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो दोस्तों एकल परिवार यानी जिसमें माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं उसे एकल परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवार दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, पूरी बटालियन, यानी कि वो क्या है, संयुक्त परिवार है दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में संक्षेप से पढ़ेंगे आगे, आइए जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एकल परिवार के बारे में जानते हैं। एकल परिवार की परिभाषा आप कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में विघटन पड़ने में एकल परिवार का निर्माण होता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब संयुक्त परिवार रहती है, संख्या ज्यादा हो जाती है तो कई सारी विघटन, जहां कहा नहीं जाता, जहां पे ज्यादा अधिक बर्तन है तो टकराव तो होता ही है। उसी प्रकार से जब संयुक्त परिवार दोस्तों होने लगा, बहुत ही ज्यादा लोग होने लगे, संख्या बढ़ने लगी, तो कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां सामने आई दोस्तों, जिससे कि लोग क्या हो गए, अलग होने लगे, उनमें अंदर विघटन होने लगा। और तब निर्माण हुआ किसका, एकल परिवार का। और इस परिवार में कौन रहते थे, सिर्फ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। दोस्तों विवाहित बच्चे नहीं होंगे, अविवाहित बच्चे होते हैं तभी एकल परिवार होता है। कभी विवाहित बच्चे होंगे तो वो ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। आपसे पूछेगा कि एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं माता पिता और अविवाहित बच्चे, माता पिता, विवाहित बच्चे, दादा दादी और बच्चे, ऐसे ऑप्शन आपसे देगा दोस्तों। एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेगा दोस्तों, वो ऑप्शंस थोड़ा भटकाते हैं। तो दोस्तों आपको भटकना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अविवाहित बच्चे, तब वो जाके एकल परिवार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। ये दोस्तों आपके आरओ का, दोस्तों आरओ का आपके समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कोर्स, डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑफलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीजें। आइए दोस्तों नेक्स्ट, अब एकल परिवार के गुण क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व के विकास का अवसर, दोस्तों एकल परिवार है, एक बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, तो आपके विकास का अवसर रहता है। आप सिटी में रहते हैं, शहर में वास करते हैं, शहर में आपके पास बहुत सारी उपलब्धियां मिलती हैं, तो आप अच्छे से विकास कर सकते हैं अपना, अपने परिवार का और अपने बच्चों का। पारिवारिक कलह की संभावना कम होती है दोस्तों, कम लोग, कहा जाता है कम बर्तन, कम खटखटाहट, कम लड़ाई, कम झगड़ा, कम कलह, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होती, शांति रहती है। अगर आप चाहें तो विकास कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। तो कलह की कम संभावना होती है। निर्णय लेने की आज़ादी, कहीं भी दोस्तों निर्णय ले सकते हैं आप कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये कार्य करना है, कोई आपका विद्रोह नहीं किया, क्योंकि आप वहाँ पे स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप वहाँ पे दोस्तों क्या है, आप ही को निर्णय लेना है, आप ही को समझना है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना आपके दादाजी हस्तक्षेप करेंगे, ना दादी हस्तक्षेप करेंगे, ना आपके कोई माता पिता हस्तक्षेप करेंगे।
तो ये जो निर्णय लेने की आज़ादी होती है। बच्चों का पालन पोषण अच्छा होता है, कम संख्या है दोस्तों, अच्छे स्कूल में आप रखेंगे, अच्छे स्कूल में नाम लिखाएंगे, अच्छे उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, अच्छी पुस्तकें, कम संख्या, क्योंकि ज़्यादा संख्या होती तो ज़्यादा दोस्तों खर्च पड़ता। सोचिए अगर आपके बच्चे हैं, कभी बच्चे हैं, तो 2 लोगों को दोस्तों अगर आप 10-10 रुपए दिया तो अपने बच्चों को 10-10 रुपए दिया आपने, 20 रुपए हो। पर दोस्तों अगर दोस्तों सोचिए आपके भाई के भी बच्चे हैं, 2 उसके भी बच्चे हैं, और आप भाई के 3 भाई हैं, 3 उसके भी बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो आपका कितना खर्च होगा? 100-200 रुपए खर्च हो जाएगा, 10-10 रुपए दिए आप, हो गया दोस्तों ऐसे ही। तो ये खर्च बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, तो आप जब कम खर्च होगा, अच्छा आपके पास पैसा बचेगा, तो पालन पोषण भी आप अच्छा कर पाएंगे, ये चीज़ होता है। कुरीतियों का अभाव, कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। गृह संचालन की स्वतंत्रता, आप अपने गृह को घर को जिस प्रकार से संचालित करना चाहते हैं चला सकते हैं दोस्तों, कि हाँ भाई कम खर्च करना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपके अंदर हो जाती है। ठीक है, ये गुण है दोस्तों। अब दोष क्या होता है इसके बारे में भी जाते हैं। संकट दृष्टि से अनधियुक्त दोस्तों जब संकट पड़ता है तब कहते हैं ना अपनों की याद आती है। तो दोस्तों जब संकट पड़ता है तब ये होता है कि अरे यार और भी लोग होते तो बहुत ही अच्छा रहता, वो ये कार्य कर लेते, वो ये कार्य कर लेते, वो ये कार्य कर लेते। तब दोस्तों एकल परिवार को दिक्कत होती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि दुख में जितने साथी रहें उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि दुख में तब साथी आपको नहीं मिलते, क्योंकि आप एकल परिवार हैं, आपके पास परिवार मेंबर कम है, तो कितने लोग आपका सहयोग करेंगे। तो वही चीज़ होता है। और संयुक्त परिवार में दोस्तों आपका भाई है, आपके चाचा हैं, आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो ये सभी दोस्तों कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं, तो दुख क्या होता है, कम लगने लगता है। कोई भी संकट होगा सब ने थोड़ा थोड़ा बांट लिया, चाहे आर्थिक रूप से चाहे किसी भी रूप से दोस्तों, कोई जिम्मेदारी है सभी ने संभाल ली थोड़ी थोड़ी, तो वो क्या होता है, कम लगता है। पर एकल परिवार में ये चीज़ दिक्कत होती है, बच्चों की उपयुक्त देखभाल नहीं हो पाती दोस्तों। कभी कभी एकल परिवार में आप जानते हैं कि हस्बैंड भी कमा रहे हैं, वाइफ भी कमा रही है, तो बच्चों का सही से देख रेख नहीं हो पाती, उनके पास भी टाइम नहीं है बच्चों का, तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, गलत संगत में निकल जाते हैं। तो ये चीज़ होता है। स्वार्थ की प्रबल भावना, स्वार्थी हो जाता है आदमी दोस्तों, बस अपना पैसा बचाना है, अपना काम करना है, अपने बच्चों की देख रेख करनी है, और इसमें दोस्तों स्वार्थी आदमी हो जाता है धीरे धीरे, कि बस अपना ही देखता है, दूसरों को नहीं देखता, अपने परिवार के अन्य मेंबरों का साथ नहीं देखता, उनका ध्यान नहीं देता। ये चीज़ होता है, स्वार्थ की प्रबल भावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार, जिस परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग एक छत के नीचे तथा एक रसोई का पका हुआ खाना खाते हैं, तथा जहां पर सभी सदस्यों में परस्पर अधिकारों तथा दायित्वों का जुड़ाव होता है, वो क्या होता है दोस्तों, संयुक्त परिवार होता है। यानी संयुक्त परिवार इन द सेंस दोस्तों 2 या 2 से अधिक पीढ़ी, जैसे दादा दादी के साथ साथ माता पिता जी भी हैं, उनके माता जी पिता के पुत्र भी साथ में हैं, भाई लोग भी सब साथ में हैं दोस्तों, चाचा चाची भी सब साथ में हैं, उनके बच्चे भी सब साथ में, यानी सब साथ में दोस्तों एक छत के नीचे हैं, और एक ही चूल्हा जलता है, एक ही चूल्हा जलता है, एक ही साथ खाना सबका बनता है, सब एक ही चूल्हे का खाना खाते हैं। और किसी एक को, जैसे दादा दादी हो गए मेन, दादा को बना लिया गया मेन मुखिया, बस सारे लोग जो भी पैसा कमाते हैं, चाहे भाई साहब हुए, चाहे चाचा जी हुए, चाहे जो हुआ, और वो जाके लास्ट महीने में आके दादाजी को पैसा दे दिए, दादाजी पूरे घर का संचालन कर रहे हैं, दादाजी देख रहे हैं कहाँ पे उचित खर्च होगा, कहाँ पे अनुचित खर्च होगा, सारी चीज़ों को दादाजी संभाले हुए हैं। यानी एक मुखिया है दोस्तों, वो सारा संचालित किया। वो होता है क्या, वो होता है संयुक्त परिवार। सारे अधिकारों तथा दायित्वों का जुड़ाव होता है, सभी लोग एक से जुड़े हुए हैं, किससे, अपने दादाजी से, वो चीज होता है। इस परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बुआ, विवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं, यानी सभी शामिल होते हैं दोस्तों, किसमें, आपके संयुक्त परिवार में। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त परिवार के गुण क्या होता है, नागरिक गुणों का विकास। दोस्तों इसमें सारे लोगों का विकास होता है बहुत तीव्र गति से, सभी बच्चों को, यानी सभी बच्चे एक दूसरे पर ध्यान देते हैं, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, हर व्यक्ति एक दूसरे को सही राय देता है, क्योंकि उसमें सभी अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं, वो सही डिसीजन देते हैं, सही राय बताते हैं। बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से होता है। कभी दोस्तों अगर वो काम पे चले गए तो दूसरा व्यक्ति ध्यान दे रहा है, दूसरा व्यक्ति चला गया, तीसरा व्यक्ति ध्यान दे रहा है,
तो बच्चों का लालन पोषण भी सही से होता है, श्रम का विभाजन हो जाता है दोस्तों, सबके कार्य करने का विभाजन हो जाता है, भाई ये आप काम करेंगे, ये भाई साहब आप काम करेंगे, ये आप काम करेंगे। और श्रम दोस्तों बहुत कम भी लगता है, कोई भी कार्य है बहुत ही तुरंत चुटकियों में हो जाता है, और उसमें कार्य समय भी क्या बचत होता है और श्रम भी बहुत कम लगता है। ये चीज़ आर्थिक अपव्यय पर रोक, जो आर्थिक अपव्यय जो होता है दोस्तों, खर्च बहुत ज़्यादा होता है, उस पर भी रोक लग जाती है। उचित तरीके से आप खर्च करते हैं, अनुचित तरीके से खर्च आप नहीं करते, ये चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, धन का संचय एक जगह पर होता है। धन का संचय एक जगह पर, यानी दादा के पास आप सभी ने जितनी भी पूंजी सब ने कमाई और ला के मंथ के अंतिम दिन में दादाजी को दे दिया, तो वो धन का संचय होता है। भावी पीढ़ी का समुचित विकास, जो भावी पीढ़ी होती है, आने वाली जो पीढ़ी होती है दोस्तों, उसका समुचित विकास होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अनुभवी व्यक्ति बैठे रहते हैं। आपके दादा हैं, दादी हैं, आपके माता जी, पिताजी, चाचा जी हैं, चाची जी हैं, सब आपको बहुत ही अनुभव देंगे, अपने जीवन का अनुभव देंगे, जिससे कि बालकों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो भावी पीढ़ी बहुत ही जल्दी विकास करती है। उसके नैतिकता का विकास होता है, सही गलत का विकास होता है। यहाँ सभी लोगों की जरूरतें समान रूप से पूरी होती हैं, सभी की जरूरत भी समान रूप से पूरी होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ये आपके वीडियो का ग्रामीण विकास अधिकारी नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर दोस्तों। आइए टेस्ट। अब संयुक्त परिवार के दोष के बारे में जानते हैं दोस्तों। पारिवारिक कलह बना रहता है दोस्तों, जहाँ पे अधिक बर्तन होते हैं आप सभी जानते हैं, टकराव बहुत ज़्यादा होता है। तो जब संख्या ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, तो कभी कभी टकराव भी बहुत ज़्यादा होता है। स्त्रियों की दुर्दशा दोस्तों, स्त्रियों की इसमें बहुत ज़्यादा दुर्दशा होती है। बिना दादा दादी के आज्ञा के, बिना पिताजी की आज्ञा के सभी स्त्रियाँ कहीं भी निकल नहीं सकती। इसमें स्वतंत्रता नहीं होता दोस्तों, घूंघट प्रथा रहती है, दादाजी भाई जो कहे वही होगा, ठीक है, ये चीज़ होता है। व्यक्तित्व के विकास का स्वतंत्र अवसर नहीं मिल पाता दोस्तों, स्वतंत्र अवसर नहीं मिल पाता। अगर आपको शिक्षा ग्रहण करना है तो वहाँ पे भाई रोक लगती है कि नहीं आप मत जाइए, उनका पढ़ना जरूरी है, आपका पढ़ना जरूरी नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। बालकों के विकास में बाधा, बालकों के विकास में भी बाधा होती है कि भाई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, पैसा बहुत दूर आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेज सकते, आप यहीं पे पढ़िए। आपको भेजेंगे तो अगले को भी हमें भेजना पड़ेगा, वो भी जिद करेगा कि नहीं हम भी पढ़ने जाएंगे बाहर, तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए बालकों का विकास नहीं होता, आप इसी स्कूल में पढ़िए, ऐसी चीज़ें। अधिकांश सदस्यों में आलस का होना, अधिकांश सदस्यों में आलस का हो जाता है दोस्तों। जैसे कोई काम किया, दादाजी ने कहा कि आप जाइए कराइए, तो पिताजी कहेंगे अरे नहीं चाचा जी को भेज दीजिए, वो जाए काम करेगा। चाचा जी कहा अरे तुम हमें क्या भेज रहे, भाई साहब के बड़े वाले लड़के को भेज दीजिए, वो काम करके चलाए। तो ऐसे दोस्तों एक दूसरे पे काम आदमी टालता है कि अरे आप नहीं आप चले जाओ, अरे आप नहीं आप चले जाओ। तो क्या होता है, आलस की भावना जागृत होती है, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। तो वही चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है परिवार का महत्व दोस्तों। परिवार के महत्व के बारे में क्या कहें। परिवार दोस्तों एक ऐसी मजबूत नींव मानी जाती है कि जैसे एक उंगली है दोस्तों, तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर जब एक मुट्ठी बन जाती है तो इसको ना आसानी से तोड़ा जा सकता है ना खोला जा सकता है। तो इस मुट्ठी की तरह परिवार होता है दोस्तों। अगर मुट्ठी एक साथ है तो किसी भी दोस्तों संकट का हम सामना एक साथ कर सकते हैं। बाकी परिवार का महत्व बताया है दोस्तों। मानव का जीवन का प्रारंभ परिवार से ही होता है। उसकी प्रारंभिक एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होती है, परिवार से ही होती है दोस्तों। परिवार में ही बालक के व्यक्तित्व और चरित्र की नींव पड़ती है दोस्तों। बालक के व्यक्तित्व का और उसके चरित्र का जो नींव पड़ती है, जो विकास होता है, जो प्रारंभ होता है, वो कहाँ से होता है, उसकी फैमिली से ही होता है। परिवार में रहकर व्यक्ति समाज के तौर तरीके, मान्यताओं, आदर्शों, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों तथा उत्तरदायित्वों का ज्ञान प्राप्त करता है। परिवार के में ही रह के बालक क्या सीखता है दोस्तों, सामाजिक की दशाओं को सीखता है, परंपराओं को सीखता है, रीति रिवाजों को सीखता है, उनके दायित्वों को सीखता है, तौर तरीकों को सीखता है, किसमें परिवार के रह के उचित तौर तरीके सीखता है, सारी चीज़ों को, नैतिकता का उसके अंदर दोस्तों, नैतिकता वो जानता है क्या सही है क्या गलत है, इसका पता चलता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो परिवार द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है वो किसके अंतर्गत आती है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। परिवार को समाज का लघु एवं बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है, जहां उसकी पहले शिक्षिका कौन होती है, उसकी माँ होती है। अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 51 क के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।
अनुच्छेद इक्यावन के तहत किसी भी बच्चे को अशिक्षित न रहने दिया जाए। सभी को दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का भी यही उद्देश्य था कि सारे बच्चे दोस्तों क्या हो, शिक्षित हों, कभी भी किसी भी बच्चे को अशिक्षित न रखा जाए। हर माता पिता का दायित्व है कि वो अपने बच्चे को क्या करें, शिक्षित करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य की अब बात की जाए। प्राचीन हिंदी परिवारों में स्त्रियों की स्थिति प्रतिष्ठापूर्ण थी दोस्तों। पारिवारिक विघटन का कारण क्या था दोस्तों? परिवार के सदस्यों में मैथक एवं निष्ठा का समाप्त हो जाना, अर्थात पूर्व संबंधों का टूट जाना, पारिवारिक चेतना की समाप्ति हो जाना या अलगाव का विकास हो जाना ही पारिवारिक विघटन था दोस्तों। यानी पारिवारिक सदस्यों में दोस्तों जो मत था वो एक नहीं था, सबका मत क्या था, अलग अलग। किसी का भाई साहब का अलग था, चाचा जी का अलग था, चाची जी का अलग था, माता जी का अलग था। तो सबका दोस्तों क्या हुआ, मत जो होता था वो अलग अलग होता था, जिससे कि परिवार में विघटन उत्पन्न हुआ। यही कारण था दोस्तों, मत एक न होना ही हमारे परिवार का विघटन होता है। अगर हम सभी के विचार एक हो जाए तो कभी भी परिवार में विघटन न हो दोस्तों। परंतु यही रीजन होता है कि मत एक नहीं होना, सबके विचार, सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं, जिससे कि परिवार में क्या होता है, विघटन हो जाता है, अलगाव हो जाता है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों। क्या दोस्तों? शारदा विवाह बाल विवाह से संबंधित, जो शारदा अधिनियम है दोस्तों वो किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको कहा गया कि कन्या भ्रूण परिचय तथा गर्भपात वर्ष 1994 में क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। और अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता था, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता था, जिन्होंने प्रयोग किया किस पे, मटर के पेड़ पे प्रयोग किया दोस्तों। ये सभी आप जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये दोस्तों आपके हिंदी डिजिटल का नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपये में नितिन सर के द्वारा आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट, परिवार का कार्य क्या होता है। परिवार के कार्य मैकाइवर एवं पेज के नामक समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ फैमिली में परिवार के 2 कार्य बताए दोस्तों। पूछा गया है मैकाइवर के अनुसार कि कार्य क्या होते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने अपने स्थान बताए थे। आवश्यक कार्य, शैक्षिक व्यवस्था करवाना दोस्तों। क्या शैक्षिक व्यवस्था करना, बालक की शैक्षिक व्यवस्था करना, उसके पढ़ाई का ध्यान देना, कहाँ किस स्कूल में बालक पढ़ेगा, उचित पुस्तकों का उचित पुस्तकें दिलवाना, इन सारी चीज़ों का दायित्व होता है परिवार का। आर्थिक व्यवस्था, रोटी कपड़ा और मकान। आर्थिक व्यवस्था यानी कि रोटी कपड़ा और मकान दोस्तों, इस चीज़ों तीनों की व्यवस्था करना एक परिवार का दायित्व होता है। लैंगिक व्यवस्था दोस्तों, किस प्रकार से दोस्तों बालक का सही विवाह करवाया जाए, उसकी पीढ़ी को दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाए, ये भी एक परिवार का दायित्व होता है। अनावश्यक कार्य दोस्तों, मनोरंजन के सभी साधनों की व्यवस्था अनावश्यक कार्य होता है दोस्तों। ये नहीं करना चाहिए कि आपको सारे मनोरंजन की अव्यवस्था की जाए, सारे मनोरंजन की नहीं, कुछ मनोरंजन की आवश्यकता होती है, परंतु सारे मनोरंजन ये अनावश्यक कार्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अन्य तथ्य की बात की जाए। परिवार में रक्त संबंध पाया जाता है। बिल्कुल हम जानते हैं कि अगर परिवार के मेंबर में आप अपने दोस्त को परिवार का मेंबर नहीं बना सकते, क्योंकि उसके अंदर आपका रक्त संबंध नहीं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर भार का कितना होता है, 7% होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, कब की थी, 1900 ईस्वी में की थी। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। रक्त परिसंचरण तत्व की खोज किसने की थी, विलियम हॉर्ने ने की थी। किसने की थी, विलियम हॉर्ने ने की थी। परिवार में अनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। अनुवांशिकता की खोज ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, और इसलिए इन्हें अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता था। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, मटर प्रयोग किया था दोस्तों। अनुवांशिकता आखिर एक से दूसरे में स्थानांतरित कैसे होती है, तो वो हमारे क्रोमोसोम्स से होती है, हमारे गुणसूत्रों के माध्यम से होती है। जीन्स उसमें होते हैं दोस्तों, जैसे गुणसूत्र में के अंदर ही हमारे जीन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से स्थानांतरित होते हैं, तो हमारी अनुवांशिकता स्थानांतरित होती है। जैसे पिता का लक्षण पुत्र में आ जाता है दोस्तों, पुत्र का लक्षण फिर उसके पुत्र में जाता है। ऐसे दोस्तों अनुवांशिकता क्या होती है, स्थानांतरित होती रहती है, एक दूसरे में जाती रहती है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी। ये दोस्तों नितिन सर की हैंड राइटिंग है, लिखी हुई पुस्तकें, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, एक बार शेयर करिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।